सारी जिंदगी एक नेगोशिएशन है। कभी हमें अपने बॉस से सैलरी बढ़वानी है, तो कभी हमें अपने डिपार्टमेंट के चेयरमैन से फंड्स चाहिए कि हमें ट्रिप पर जाना है, कभी हमें नेगोशिएट करना है अपने रूम का रेंट, तो कभी हमें बहुत बड़ी बिजनेस डील फाइनलाइज करनी है। नेगोशिएशन हर जगह है, लेकिन हर बार सिर्फ एक सवाल रह जाता है, क्या हम इसे और बेटर कर सकते थे, या फिर कोई इसका ब्लूप्रिंट हो ताकि हमें आइडिया लग सके कि हमें नेगोशिएशन में एंटर कैसे होना है। तो चलो ये सारी चीजें सीखते हैं एक ऐसे इंसान से जो FBI के टॉप नेगोशिएटर रह चुके हैं और जिन्होंने हॉस्टेज सिचुएशंस में काम किया है और लोगों की जिंदगी बचाई है सिर्फ नेगोशिएशन के दम पर। बात कर रहे हैं हम इस बुक की, नेवर स्प्लिट द डिफरेंस, और सबटाइटल है इसका हाउ टू नेगोशिएट एज इफ योर लाइफ डिपेंड्स ऑन इट, समटाइम्स इट रियली डज। तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। नेगोशिएशन आखिर है क्या? In simple words, negotiation is nothing but gathering information and using this information to influence other person behavior. Communication with results. लेकिन कई बार negotiation में enter होने से पहले ही हम ये गलती कर लेते हैं कि हम assume करने लग जाते हैं कि सामने वाला बंदा चाहता क्या है, और हम उसी mindset के साथ negotiation में जाते हैं और हम वही point सुनते हैं जो कि हमारा दिमाग सुनना चाहता है। लेकिन एक स्मार्ट नेगोशिएटर वही है जो अपनी एजम्पशंस को साइड में रख सकता है और सुनता है कि आखिर सामने वाला व्यक्ति बोल क्या रहा है, वो क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो सबसे पहली टिप है स्लो डाउन। किसी भी नेगोशिएशन में बहुत जल्दी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप जल्दी करते हैं तो सामने वाले बंदे को लगता है कि ये सामने वाला व्यक्ति तो मुझे सुन ही नहीं रहा है, और जब आप स्लो डाउन हो जाते हैं तो आपकी इंफॉर्मेशन लेने की कैपेसिटी भी बढ़ जाती है, जब आप ध्यान से सुन पाते हैं कि आखिर सामने वाला व्यक्ति बोल क्या रहा है। तो जब तक सामने वाले व्यक्ति को ये फीलिंग नहीं आती कि उसे सुन लिया गया है, उसे समझा जा रहा है, तब तक कोई भी नेगोशिएशन सफल नहीं हो सकती। तो जब हम किसी से भी बात करते हैं, हमारी एक सर्टेन टोन होती है कि हम किस तरीके से किसी व्यक्ति के साथ बात करेंगे। यहाँ पर क्रिस वॉस ने बताया है 3 मेन टाइप की वॉइसेस के बारे में। फर्स्ट है लेट नाइट FM DJ वॉइस, लाइक बहुत अच्छी सूदिंग आवाज, और दूसरी है प्लेफुल जॉली वॉइस, बहुत ही अच्छे से बात करना, बहुत एक्साइटेड होकर बात करना, और प्लेफुल चीयरफुल वॉइस। और थर्ड है डायरेक्ट और असर्टिव वॉइस। लेकिन सबसे बड़ी बात, आप किसी नेगोशिएशन में बैठे हैं, आपके पास बात करने के लिए कोई चीज नहीं मिल रही। इन जनरल अगर आप इन लाइफ में किसी के भी साथ बात कर रहे हैं, तब भी आप सोच सकते हैं कि यार अब इस व्यक्ति के साथ मैं बात क्या करूं। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, वो है मिररिंग। जो कन्वर्सेशन चल रही है और आपका काउंटर पार्ट जो बातें बोल रहा है, उसके लास्ट के 3 वर्ड्स को रिपीट करना। जैसे मान लो मैं कहता हूँ आज मैं गाड़ी चला कर गया, गाड़ी चला कर गए, फिर ऐसे ऐसे बंदा एक्सप्लेन करता जाएगा, और इसे कहा जाता है मिररिंग। और ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब हम इंसान किसी को मिरर करते हैं तो हमारा इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली उस व्यक्ति में जाग जाता है और हम और एक्सप्लेन करना चाहते हैं चीज़ों को। अब हम यहाँ तक तो समझ गए कि हमें मिररिंग करनी चाहिए, हमें सामने वाले को सुनना चाहिए, लेकिन फिर क्या? यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपका काउंटर पार्ट आपके सामने खुलकर बात करे। टेक्निक का यूज किया जाता है जिसका नाम है लेबलिंग। डोंट जस्ट फील देयर पेन, लेबल इट। टैक्टिकल एम्पैथी का मतलब होता है कि सामने वाले की फीलिंग्स को समझना और फिर उसे वोकलाइज करना। अक्सर ये बातें ऐसे स्टार्ट होती है, तुम सोच रहे होंगे कि, फिर हमें यहाँ पर बताना है कि आखिर सामने वाला किस सिचुएशन में हो सकता है। शायद आपको महसूस हो रहा होगा कि कुछ इस तरीके की बातें। जब हम किसी व्यक्ति के इमोशंस की लेबलिंग करते हैं, उसे समझते हैं, तो सामने वाले का प्रेशर डिफ्यूज हो जाता है। लेबलिंग के लिए जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको मेन 3 पिलर से, वर्ड, म्यूजिक एंड डांस। बंदा क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, और बंदे की बॉडी लैंग्वेज कैसी है, यहाँ से आपको काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और जब हम किसी के फियर्स को लेबल कर देते हैं तो हमारा ट्रस्ट बिल्ड होना शुरू हो जाता है। और इसका नेक्स्ट स्टेप है इसे रिवर्स कर देना, मतलब कि न्यूट्रलाइज द नेगेटिव। तो अब तुम पहले ही सोच लो कि सामने वाला बंदा तुम्हारे बारे में क्या नेगेटिव सोच सकता है और उसे पहले ही कह डालो। हालांकि ये भी एक लेबलिंग का ही पार्ट है। जैसा कि हम कई बार ऐसे मजाक में करते हैं, भाई आज तक तो तूने अपना मुंह दिखाया नहीं और आज अचानक से जब काम पड़ गया तो आ गया। तो जब हम इसे एज अ कम्युनिकेशन में कह रहे होंगे तो हम इसे कहेंगे, अरे यार तुम तो सोच रहे होंगे कि आज तक तो इसने अपना मुंह दिखाया नहीं और आज अचानक से मुंह उठाकर आ गया। अच्छा, अब एक बात बताओ, नेगोशिएशन के सफल होने के चांसेस ज्यादा कब होते हैं? जब आप बिल्कुल क्रिस्प एंड क्लियर डायलॉग्स बोल रहे हैं, बिल्कुल एग्रेशन के साथ कम्युनिकेशन में जा रहे हैं और बिल्कुल आपने डोमिनेट कर दिया है, या फिर आपके सामने वाले बंदे को भी लगता है कि हाँ ये बंदा ठीक बोल रहा है। ये पार्ट है ट्रिगरिंग दैट्स राइट। और दैट्स राइट और यू आर राइट दोनों अलग चीजें हैं। अगर बंदा बोलता है यू आर राइट, तो इसका मतलब है कि वो भी यही सोचता है कि जो तुम बोल रहे हो वो ठीक है। लेकिन अगर वो कहता है कि दैट्स राइट, तो मतलब कि सॉल्यूशन जो हमने सिचुएशन का निकाला है वो ठीक है। जब आपका काउंटर पार्ट कह दे कि दैट्स राइट,
तो इसका मतलब ये है कि वो सोच रहा है कि आपने उस व्यक्ति के पर्सपेक्टिव को समझ लिया है। आप जानते हैं कि बंदा कैसे सोचता है और आप जानते हैं कि बंदे को आखिर चाहिए क्या। तो काउंटर पार्ट की बात को ध्यान से सुनो, उसे लेबल करो, न्यूट्रलाइज द नेगेटिव एंड देन वी डोंट हैव एनीथिंग टू टॉक अबाउट, मिरर इट और लास्ट में देखो क्या बंदा ऐसा सोचता है कि जो आप सिचुएशन की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुई है वो ठीक है या गलत है। तो अभी तक हमने बात की कि इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब कैसे करना है, लेकिन अब हम एक स्टेप और आगे जाएंगे और अब हम देखेंगे कि आखिर बंदे के कोर मोटिव्स क्या हो सकते हैं किसी नेगोशिएशन के लिए। अब मान लो कि आपको अपने काउंटर पार्ट की बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग है और आप जानते हो कि आखिर वो नेगोशिएशन कर क्यों रहा है। अब यहाँ पर क्रिस वॉस ने एक एग्जांपल दिया है। कोई व्यक्ति हॉस्टेज सिचुएशन में फंस जाता है और वहां पर रैंसम की डिमांड की जाती है लगभग $1.5 की। लेकिन जब क्रिस वॉस को पता लगा कि इनका कोई बहुत बड़ा मोटिव नहीं है ये किडनैपिंग करने का, उनका सिर्फ ये मोटिव है कि उन्हें संडे को पार्टी करनी है, तो उन्हें पता लग गया कि इनका कोई बहुत बड़ा मोटिवेशन नहीं है ये काम करने के पीछे, और वही डील उन्होंने लगभग $5,000 के आसपास क्लोज कर दी। तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर बंदा नेगोशिएशन में बैठा किस लिए है। जब तक आप मोटिव नहीं समझ पाते तब तक आप प्राइस नहीं समझ पाते। और अब हम सीखेंगे ऐसे टूल्स के बारे में कि आपके सामने वाले की रियलिटी बिल्कुल शैटर हो जाए। पहला है एंकर देयर इमोशंस, लोगों की लॉस एवर्जन मेंटालिटी को ट्रिगर करना। पहले ही एक एक्सट्रीम एंकर फेंक दो और ये लेबल के साथ ज्यादा बेटर काम करता है। आपने कई बार ये चीजें अपनी मम्मी को करते हुए भी देखा होगा। बाजार में जाते हैं, कोई चीज 2000 की है और मम्मी सीधा एंकर कर देती है प्राइस को 100 रुपए में। ऐसा मेरे साथ तो कई बार हुआ है। तो इसे कहा जाता है एक्सट्रीम एंकर। लेट देम गो फर्स्ट। आपको पता नहीं है कि सामने वाला आखिर क्या प्राइस देने वाला है। आप किसी डील में बैठे और आप सोच रहे हैं कि यार इस चीज का प्राइस लगभग 2000 रुपए होगा, लेकिन सामने वाला आपको पहले ही 1000 रुपए का ऑफर दे देता है। तो आपको क्या जरूरत है अपना प्राइस पहले देने की। मोस्ट ऑफ द टाइम लेट देम गो फर्स्ट, इट वर्क्स बेटर। थर्ड है एस्टेब्लिश अ रेंज प्राइस। फॉर एग्जाम्पल आप रेंज सेट करते हैं कि मैं इस चीज के 500 रुपए से 1000 रुपए के बीच में दे सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर ट्रिक ये है कि लेने वाले का एंकर प्राइस सेट होता है हायर साइड पे। अगर आप 500 से 1000 की रेंज देंगे तो उसका एंकर होगा 1000 रुपए, जबकि आपका एंकर प्राइस होगा 500 रुपए। और ये हमारी नेचुरल टेंडेंसी है कि हम एंकर्स के जो एक्सट्रीम पोजीशन होती है वहां पर जाके फंसते हैं। पिवट टू नॉन मॉनेटरी टर्म्स। सामने वाले के पास कई बार कुछ ऐसा होता है जो कि उनके लिए शायद उतनी वैल्यू का नहीं है, लेकिन आपके लिए वो काफी ज्यादा वैल्यू का है। तो नेगोशिएशन के टाइम आप ध्यान दे सकते हैं कि ऐसा क्या है जो सामने वाला बंदा इजीली दे सकता है लेकिन आपके लिए वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। और फिफ्थ और बहुत सरप्राइजिंग है, यूज ऑड नंबर्स। जब आप ऑड नंबर्स यूज करते हैं जैसे 18,543, 357 या 555, तो आप साउंड करते हैं कि आपने इस नंबर बहुत सोच समझ के लाया हुआ है और ऐसा लगता है कि इसके पीछे काफी ज्यादा कैलकुलेशन हुई है, लेकिन वो आपने जस्ट एक रैंडम नंबर फेंक दिया था। लेकिन ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। अब एक बात बताओ कि किसी कन्वर्सेशन में ज्यादा कंट्रोल किसके पास होता है, बोलने वाले के पास या सुनने वाले के पास? क्रिस भैया कह रहे हैं कि ज्यादा कंट्रोल उस बंदे के पास होता है जो कि सुन रहा है। वो फालतू में कोई इन्फॉर्मेशन दे नहीं रहा है, वो सामने वाले से इन्फॉर्मेशन लेते जा रहा है और पता नहीं वो उस इन्फॉर्मेशन को कहाँ लेवरेज कर देगा। तो इसे कहते हैं इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। मतलब कि सामने वाले को ऐसा लगना चाहिए कि कन्वर्सेशन वो कंट्रोल कर रहा है। उससे क्वेश्चंस पूछो, कब, कैसे, कहाँ। उसे ऐसे कोई क्वेश्चन मत पूछो जिसका जवाब वो सिर्फ यस और नो में दे सके ऑब्वियसली, और उसके बीच में कुछ ऐसे कैलिब्रेटेड क्वेश्चंस पूछो कि सामने वाला आपके लिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने शुरू हो जाए। अब जैसे कि कुछ एक एग्जांपल यहीं पर दिए हुए हैं कि मेरे पास सिर्फ $10,000 हैं, मैं 20,000 कहाँ से लाऊं। और हाँ, किसी भी नेगोशिएशन में एंगर बहुत रेयरली प्रोडक्टिव होता है, तो कोशिश करो कि अपने दिमाग को कंट्रोल में रखो, काम रहो। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि किसी नेगोशिएशन में तुम्हें थप्पड़ पे थप्पड़ पड़े जा रहे हैं, तुम्हारे पर अटैक हो रहे हैं, नॉट लिटरली बट वर्बली, चुप रहना इज फार बेटर देन रिवीलिंग सम इन्फॉर्मेशन दैट योर काउंटर पार्ट कैन लेवरेज। लेकिन अब आपकी डील डन है, आपके सामने वाले ने आपको समझ लिया है, आपने सामने वाले को समझ लिया है और आप फाइनली एक कॉमन ग्राउंड पे पहुंच गए हैं। नाउ हाउ डू वी मेक श्योर कि डील एग्जीक्यूट हो? तो इसके लिए वॉस ने बताया है रूल ऑफ 3 yeses। किसी भी बंदे से 3 बार हाँ सुननी है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक टेप रिकॉर्डर की तरह बोलने लग गए, तुम ये करोगे ना, हाँ, तुम ये करोगे ना, हाँ, तुम ये करोगे ना, हाँ, इस तरीके से नहीं। तो आपको 3 यस कब मिलेंगे? पहले तो मिलेगा आपको कंफर्मेशन के टाइम, पहली डील के टाइम। दूसरा आपको तब मिलेगा जब आप डील को लेबल करेंगे और तीसरा आपको तब मिलेगा जब आप बंदे से पूछेंगे कि हम ये काम कैसे करेंगे। और अब लास्ट एंड फाइनल, द ब्लैक स्वान। यह है एक ऐसी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि आपको पता भी नहीं है कि आप नहीं जानते। इंफॉर्मेशन के भी बाद की इंफॉर्मेशन, आपको इन चीज़ों की एग्जिस्टेंस के बारे में पता ही नहीं है, लेकिन जब आप नेगोशिएशन में एंटर होते हैं तो आपको पता ही नहीं है कि आपको क्वेश्चंस क्या पूछने हैं कि आपको एक ब्लैक स्वान मिले,
ये एक टूटते हुए सितारे की तरह आता है कि आपको अचानक से कुछ दिख जाए, कभी गलती से मिल जाए। जैसे कि लास्ट एग्जांपल में इस बात का पता लगना कि बंदों को पार्टी करने के लिए पैसे चाहिए, ये एक ब्लैक स्वॉन था। या फिर आपको पता लग जाए उनका रिलीजन, उनका कल्चर। जब बंदा सोचता है कि ये बंदा और मैं एक कॉमन ग्राउंड पे है, हमारी आपसी अंडरस्टैंडिंग है या हम में कुछ कॉमन है, तो आपके नेगोशिएशन करने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, ये है क्रिस वॉस की नेवर स्प्लिट द डिफरेंस बुक, और काफ़ी अमेजिंग बुक है। लेकिन इसे समराइज़ करने में दिक्कत इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें काफ़ी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स दी गई है जिन्हें अंडरस्टैंड करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और ये कोई ऐसी थ्योरी वाली बुक नहीं है कि जिसे बस हमने एक बार पढ़ा और हम बस रट्टा मार के सीख गए। इससे सीखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जो भी चीज़ें इससे सीख रहे हैं हम उन्हें रेगुलर डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो उनके इमोशंस को लेबल करने की कोशिश कीजिए, सुनने की आदत डालो, इन्फॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करने की आदत डालो कि सामने वाला बोल क्या रहा है। सामने वाले को लगना चाहिए कि उससे सुना जा रहा है। और हाँ, ये एक ऐसी बुक भी है जो एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा, इसे हमें मल्टीपल टाइम्स पढ़ना पड़ेगा। जब आप इसे खुद पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा कि आप कैसे नेगोशिएट कर सकते हैं एक बेटर डील। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, keep learning, and remember, never split the difference.